गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अवनेश सिंह तोमर और हम केमिस्ट्री की सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं भाई पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल या आप कह सकते हैं इसे आवर्त सारणी। आज सबसे इंपॉर्टेंट नियम या फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाई जो मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी बनाई थी उसमें जो कुछ दोष थे उन्हें दूर करने के लिए मोजले ने एक नई सारणी बनाई जिसे मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं और आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है कि आप जो 400 से 500 क्वेश्चन आवर्त सारणी के रटते थे वो इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको रटने नहीं पड़ेंगे। कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ जाएंगे और 30 से 40 मिनट की क्लास में ही आप वो 300 से 400 क्वेश्चन याद कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम जो ये आवर्त सारणी पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल उसी आवर्त सारणी पर डिपेंड है जो वर्तमान में हम दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। तो इसे शुरू करते हैं। थोड़ा सा पीछे से लेकर चलना पड़ेगा हमें। जो चीजें हमने कल पढ़ी थी आप बहुत ध्यान से समझना भाई। एक छोटी से छोटी बात को मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा ताकि आपको कोई भी चीज रटनी ना पड़े। देखो कल हम पढ़ रहे थे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। क्या पढ़ रहे थे भाई? मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। और वीडियो में अगर आपको छोटा चमक रहा हो तो आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा ले भाई। इससे ज्यादा बड़ा अगर मैं बनाता तो बोर्ड आ नहीं पाता आपका वीडियो में, तो इसीलिए छोटा लिखना पड़ा। और ये आवर्त सारणी हैंड टू हैंड बनाता तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, इसीलिए पहले से बनानी पड़ी है और आपको रटनी नहीं पड़ेगी। दो चार चीजें हैं वही आपको बतानी है समझाने के हिसाब से बस। तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी हमने पढ़ी और मूल आवर्त सारणी पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि इस मूल आवर्त सारणी में कुछ दोष थे। जैसे मैं आपको ओरल बताता हूं कि मेंडलीफ ने जगह जगह तत्वों को जिनके गुण एक समान थे उन्हें एक ही वर्ग में रखने के लिए जगह जगह रिक्त स्थान वैकेंट प्लेस छोड़ दिए थे। सबसे प्रमुख दोष ये था। दूसरा दोष ये था कि एक ही ग्रुप में रखने के लिए इन्होंने क्या करा भाई, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को भी पीछे रख दिया, यानी कि अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पीछे रख दिया। ये भी एक प्रमुख दोष था। और दूसरा और सबसे बड़ा दोष ये था कि जो नए अक्रिय तत्व खोजे जाने थे उनके लिए इन्होंने कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ा और ना ही इन्होंने जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व खोजे जाने थे उनके लिए कोई रिक्त स्थान छोड़ा। तो ये बहुत बड़ी कमियां निकली इस आवर्त सारणी की। साथ ही साथ एक कमी ये भी थी कि जो समस्थानिक और संभारिक नए खोजे गए उनके संबंध में भी कि उन्हें किस प्रकार से आवर्त सारणी में व्यवस्थित करना है कोई नियम नहीं बताया इन्होंने। तो ये इसके कुछ प्रमुख दोष थे। और जब इन्होंने 1871 में यह आवर्त सारणी दी तो उसके बाद समय समय पर नई खोजें भी होती गईं और उन खोजों ने इस आवर्त सारणी में तत्वों को रखने की जो दुविधा थी वो और ज्यादा बढ़ा दी। कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूं। जब मेंडलीफ ने अपनी मूल आवर्त सारणी दी थी तो 1871 की बात हो रही थी, लेकिन बाद में रेडियो एक्टिवता की खोज हुई। इसके बाद देखो समस्थानिकों की खोज हुई। समस्थानिकों की खोज के बाद संभारिक की खोज हुई और संभारिक की खोज हो गई तो उसके बाद फिर परमाणु के नाभिक की खोज हो गई। परमाणु के नाभिक की और भी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बहुत सारी खोजें हुई। और इन सभी खोजों से दो वैज्ञानिक थे, एक तो चैडविक और दूसरे थे मोजले। तो ये दो वैज्ञानिक थे। इन दो वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला। आपको चमक रहा होगा यहाँ पर, नहीं तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये थोड़ी सी जगह है इसमें, यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा जगह नहीं है भाई। तो चैडविक और मोजले ने ये जो खोजें हुई थी इन खोजों से एक निष्कर्ष निकाला कि जो तत्व होता है उसका मूल लक्षण उसका परमाणु भार नहीं है। यह इन्होंने निष्कर्ष निकाला। अगर परमाणु भार उस तत्व का मूल लक्षण नहीं है तो फिर उसका मूल लक्षण क्या है? तो इन्होंने ये कहा किसी भी तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु भार नहीं हो सकता, अपितु उसका जो परमाणु क्रमांक होता है
उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका मूल लक्षण होता है। तो आधुनिक धारणा में ये बिल्कुल ही उल्टी हो गई विचारधारा, क्योंकि पिछले जितने भी वर्गीकरण के हमने नियम पढ़े थे उन सभी में तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु भार माना गया, लेकिन मोजले ने और चैडविक ने यह कह दिया भाई कि तत्व का जो मूल लक्षण है वो उसका परमाणु भार नहीं है, अभी तो क्या है उसका परमाणु क्रमांक। और इसी चीज को आधार बनाकर मोजले ने क्या किया भाई, एक नियम दिया। मोजले ने, देखो आप याद रखेंगे, मोजले ने एक नियम दिया था 1913 में। मोजले ने एक नियम दिया था 1913 में। मैं ये जितनी भी बातें बोल रहा हूं कोई भी बात बेकार की नहीं है, हर एक बात किताबों में लिखी हुई है और उनसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं, इसीलिए हर एक बात को अपने नोट्स में तैयार करते जाएं ताकि आपके बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित नोट्स बन पाए भाई। तो देखो मोजले ने 1913 में एक नियम दिया और इनके नियम को कहा जाता है आधुनिक आवर्त का नियम। तो याद रखेंगे आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया है, मोजले ने 1913 में, जबकि मूल आवर्त का नियम किसने दिया था, रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने, और वो कब दिया था 1869 में। तो दोनों याद रखेंगे, मूल आवर्त का नियम किसने दिया था, मेंडलीफ ने 1869 में, और उसमें उन्होंने तत्वों का मूल लक्षण किसे माना था, परमाणु भार को। जबकि मोजले ने 1913 में आधुनिक आवर्त का नियम दिया और इसमें इन्होंने परमाणु क्रमांक को किसी भी तत्व का मूल लक्षण माना है। और इसमें इन्होंने क्या कहा, बिल्कुल वही डेफिनेशन लिख दो पिछले वाली, और उसमें केवल आपको ये चेंज कर देना है परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसके आगे लिख सकते हैं, आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार जो तत्वों का मूल तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं भाई, आवर्ती फलन का मतलब क्या है, यही पूरा नियम है आधुनिक आवर्त का। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस बात का मतलब क्या होता है कि तत्वों को यदि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उनके गुणों में रिपीटेशन होती है, यानी कि उनके गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, और इसी गुण को कहते हैं आवर्तिता, पीरियोडिसिटी। ये किस नाम से जानते हैं भाई, आवर्तिता या फिर पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो याद रखेंगे तत्वों के गुणों में रिपीटेशन जो होता है उसी को आवर्तिता या पीरियोडिसिटी कहते हैं। और ये कब आती है, जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तो यही मतलब है आधुनिक आवर्त के नियम का। तो आप समझ गए आधुनिक आवर्त नियम। जब इन्होंने आधुनिक आवर्त का नियम दिया मोजले ने, तो इसके बाद एक काम और किया इन्होंने कि जितने भी तत्व थे उन्हें उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। उन्हें उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया, और व्यवस्थित करने पर एक सारणी प्राप्त हुई, जिसे ये जो सारणी है ये तभी प्राप्त हुई थी जब मोजले ने 1913 में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तब एक सारणी प्राप्त हुई जिसे मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी। तो आप याद रखेंगे मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी नाम तो है, लेकिन ये दी किसने है, मोजले ने 1913 में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण। बहुत ध्यान से समझना, जितनी भी बात आज आप सीखने वाले हैं जो वर्तमान में दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ते हैं बिल्कुल उसी पर लागू होने वाली है। तो एक एक करके आप अच्छी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण।
प्रमुख प्रॉपर्टी, तो आप हेडिंग लिख सकते हैं मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण। तो देखो ध्यान से समझेंगे भाई इन चीजों को। तो मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसके दो प्रमुख लक्षण यही थे कि इसमें जो तत्व थे, इसमें जो तत्व थे खड़े कॉलमों में, खड़े कॉलम में और क्षैतिज पंक्तियों में विभाजित किए गए। किसमें? तत्वों को किस प्रकार से? पहली प्रॉपर्टी यही लिखेंगे कि तत्वों को खड़े कॉलमों में और क्षैतिज पंक्तियों में विभाजित किया गया। इसमें ये जो खड़े कॉलम थे वो 9 थे, जबकि पीछे हमने कितने पढ़े थे? 8। मूल आवर्त सारणी में 8 थे और इसमें कितने हैं? 9। जबकि क्षैतिज पंक्तियों की संख्या इसमें 10 है। कितनी है भाई? 10 है, जबकि पहले कितनी पढ़ी थी हमने? 12। तो पिछली वाली आप याद कर लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आनी, थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती रहेंगी, कोई भी समस्या नहीं है। तो मोजले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में 9 खड़े कॉलमों में विभाजित किया और 10 क्षैतिज पंक्तियों में विभाजित किया। और ये जो खड़े कॉलम थे इन्होंने वर्ग कहा। क्या कहा भाई? वर्ग या ग्रुप। क्या कहा? वर्ग या ग्रुप कहा। जबकि ये जो 10 क्षैतिज पंक्तियां थी इन्हें 7 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। इन्हें 7 श्रेणियों में विभाजित कर दिया और इन 7 श्रेणियों को आवर्त कहा गया। इन्हें क्या कहा गया भाई? आवर्त कहा गया या पीरियड। किस नाम से जाना गया? पीरियड। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है मेंडलीव की उसमें 9 तो खड़े कॉलम हैं जिन्हें ग्रुप कहा जाता है और 7 क्षैतिज श्रेणियां हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त या पीरियड। अब एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं इन 7 क्षैतिज श्रेणियों के बारे में। क्लियर है भाई? तो तत्वों की टोटल कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं? 10। आप देखो इसमें समझना बहुत ध्यान से, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं आवर्त की विशेषता। आवर्त की विशेषता सबसे पहले देखेंगे कि ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं 10 कैसे हो रही हैं। देखो मैं यहां पर आपको बताता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 क्षैतिज पंक्तियां हैं। इन्हें कितने भागों में बांट दिया हमने? 7। कितनी क्षैतिज श्रेणियों में बांट दिया? 7। और इन्हीं को क्या कहा गया है? आवर्त। तो यहां पर मैंने लिखा है पीरियड और सीरीज कितनी है? 10 है। क्लियर है भाई? तो आप देखेंगे पहले, दूसरे और तीसरे में एक एक ली गई हैं। पहले यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त में कितनी सीरीज ली गई हैं? एक एक सीरीज ली गई हैं। क्लियर है? और इसी प्रकार से 7वें में। तो पहले आप इस बात को लिखना बहुत अच्छी तरह से कि पहले, दूसरे और तीसरे तथा 7वें आवर्त में कितनी कितनी पंक्तियां हैं? एक एक पंक्ति है। एक एक पंक्ति है, ये वाली बात याद रखनी है। जबकि चौथे, 5वें और 6ठे, इसमें ध्यान से देखो, चौथे में चौथी और 5वीं है, 5वें में 6वीं और 7वीं है और 6वें में 7 8वीं और 9वीं, सॉरी ये 7वीं है और ये 8वीं है। तो चौथे में चौथी और 5वीं है, 5वें में 6वीं और 5वें में 6वीं और 7वीं है और 6वें में 8वीं और 9वीं है। तो चौथे में और 5वें में और 6ठे में 2-2 पंक्ति हैं। तो ये वाली बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से याद रखना। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों को विभाजित किया गया है और ये जो 2-2 पंक्तियां हैं इन्हें 2 भाग में कहा जाता है, सम और विषम। सम पंक्ति और विषम, यानी कि पहली वाली पंक्ति को आप सम कहेंगे, पहली वाली को सम और दूसरी वाली को किस नाम से जानेंगे भाई? विषम। तो इन्हें आप याद रखेंगे। और देखो क्या क्या पूछा जाता है। जो सबसे पहली वाला आवर्त है, जो सबसे पहला वाला आवर्त है उसमें मुख्य रूप से 2 ही तत्व हैं। उसमें मुख्य रूप से 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं इसमें आगे की ओर हाइड्रोजन और हीलियम। तो याद रखना कि जो पहला आवर्त है उसमें मुख्य रूप से 2 ही तत्व हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई
कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें पहले आवर्त में कितने तत्व थे। तो याद रखेंगे फर्स्ट आवर्त में कितने तत्व हैं, 2, हाइड्रोजन और हीलियम। आधुनिक में भी यही है, तो इसीलिए याद रखेंगे भाई, तो 2 तत्व हैं, इसीलिए पहले आवर्त को एक नाम दिया गया है अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है भाई अति लघु आवर्त किसे कहा जाता है, तो अति लघु आवर्त कहा जाता है पहले आवर्त को। क्लियर है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में और तीसरे में, दूसरे में और तीसरे में 8 तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दूसरे में और तीसरे आवर्त में, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं और इन्हें लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, लघु आवर्त के नाम से। तो ये वाली बात याद रखनी है आपको। इसके बाद देखो, पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथे और पांचवें को, चौथे और पांचवें को दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है और इनमें 18 तत्व हैं। चौथे को और पांचवें को दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है और इसमें कितने कितने तत्व हैं, 18 तत्व हैं। ये वाली बात याद रखनी है। और छठे और सातवें, छठे और सातवें इन्हें कहा जाता है अति दीर्घ आवर्त। किस नाम से जाना जाता है भाई, अति दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। यहां पर शायद आपको नहीं चमक रहा होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, छठे और सातवें को किस नाम से जाना जाता है, अति दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो ये वाली बात याद रखेंगे। और इनमें देखो, छठवें वाले में तो 32 तत्व हैं, सही है, और सातवें वाले में है 28। छठवें वाले में 32 तत्व हैं और आठवें वाले में कितने हैं, 28 तत्व हैं। इन दोनों को याद रखना है। और यहां से देखो और भी क्वेश्चन बनते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो छठे और सातवें आवर्त को जरा ध्यान से देखें आप, छठे और सातवें आवर्त को जरा ध्यान से देखें। ये छठा आवर्त है, ये छठा आवर्त है। छठे आवर्त में लेंथेनम है ये La क्या है, लेंथेनम। La को किस नाम से जानते हैं, लेंथेनम के नाम से जानते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 57, इसका परमाणु क्रमांक होता है 57। तो इससे आगे के 14 तत्व, इससे आगे के 14 तत्व, इससे आगे के 14 तत्व को आवर्त सारणी से बाहर निकाल लिया गया और नीचे रख दिया गया है, जिसे कहते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। आप याद रखेंगे, जो छठा आवर्त है उसमें टोटल कितने तत्व हैं, 32 तत्व हैं, जिनमें 57 के बाद के जो 14 तत्व हैं, यानी कि लेंथेनम के आगे के जो 14 तत्व हैं, उन्हें आवर्त सारणी से बाहर निकालकर नीचे रख दिया गया है, जिसे लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, जिसे लेंथेनॉइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ये वाली बात याद रखनी है। और यहां पर मैंने लिख भी दिया है 58 सीरियम से। आपको याद रखना है, जो लेंथेनाइड श्रेणी है कहां से प्रारंभ होती है, 58 Ce का मतलब है सीरियम। इस तत्व का नाम क्या है, सीरियम, सही है। और Lu तक होते हैं, 58 से लेकर 71 ल्यूटीशियम, इसका नाम है Lu का ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम। तो याद रखेंगे, इन तत्वों को रखा गया है। इसके बाद देखो, हम सातवें में चलते हैं। सातवें में कितने हैं टोटल, 28। तो जब हम एक्टिनियम यानी कि AC89 से आगे के 14 तत्वों को देखते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो, ये आपने नोट कर लिया होगा, लेंथेनाइड श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है भाई, और इन्हें आवर्त सारणी में नहीं रखा गया, आवर्त सारणी से बाहर निकाल कर रखा गया। तो देखेंगे, जब आप सातवें आवर्त में जाते हैं, तो सातवें आवर्त में एक्टिनियम AC89 से आगे के 14 तत्व आवर्त सारणी से निकालकर बाहर नीचे रखे गए हैं, जिन्हें एक्टिनियम श्रेणी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, एक्टिनियम श्रेणी के नाम से जानते हैं। और आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें 90 TH थोरियम कहते हैं। TH को किस नाम से जानते हैं भाई, थोरियम
TH को हम जानते हैं थोरियम। तो मुख्य रूप से TH 90 से लेकर 103 लॉरेंशियम, 103 LR, लॉरेंशियम कहते हैं इसे, LR को लॉरेंशियम। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं लॉरेंशियम, लॉरेंशियम के नाम से जानते हैं। तो इन तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी में आवर्त सारणी से बाहर निकालकर नीचे रखा गया है। और आप याद भी रखेंगे, देखो लॉरेंशियम, इसके बाद में P91 और इसके बाद में 92 लिखा है मैंने, 92 यूरेनियम। 92 क्या होता है? यूरेनियम। तो अगला पॉइंट आप ये लिखें, 92 एक्टिनियम श्रेणी में 92 यूरेनियम से आगे के तत्व, यूरेनियम से आगे के सभी तत्व कृत्रिम, आगे के सभी तत्व कृत्रिम तत्व हैं। कैसे तत्व हैं भाई? कृत्रिम तत्व हैं, यानी कि ये प्रकृति में, आप लिखें, मैं बोल रहा हूं कि 92 यूरेनियम से आगे के जितने भी तत्व हैं वो कृत्रिम तत्व यानी कि आर्टिफिशियल तत्व कहलाते हैं। और ये सभी तत्व प्रकृति में उपस्थित नहीं है, अपितु इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी से, अपितु इन सभी तत्वों को, ये सभी तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें लेबोरेटरी में बनाया जाता है और इन्हें ट्रांस यूरेनियम, इन्हें ट्रांस यूरेनियम, यूरेनियम से आगे के जितने भी हैं यानी कि दूर के, ट्रांस, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, ट्रांस यूरेनियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस यूरेनियम के नाम से जाना जाता है। तो देखो आवर्त से संबंधित जो भी प्रमुख क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने किए हैं भाई। अब इसके बाद नंबर है वर्ग का, तो आप हेडिंग लिखें वर्ग या ग्रुप। तो वर्ग या ग्रुप में हम देखते हैं, देखो वर्ग या ग्रुप से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही, जो मूल आवर्त सारणी थी, जो मूल आवर्त सारणी थी, उस सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? 8। लेकिन आधुनिक में कितनी है? 9। आधुनिक में वर्ग कितने हैं? 9। कितने वर्ग हैं? 9। 9 क्यों हैं? क्योंकि 8 से लेकर 9 तक जो एक वर्ग बढ़ाया गया है वो अक्रिय गैसों के लिए बढ़ाया गया, यानी कि जो 9वां तत्व है उसमें किन गैसों को रखा गया है? अक्रिय गैसों को। आप इतना ही याद रख लें, जो 9वां वर्ग है जो आधुनिक आवर्त में जोड़ा गया है उसे, उसमें किन तत्वों को रखा गया है? अक्रिय गैसों को रखा गया है। तो देखो वर्गों के बारे में सबसे पहली बात तो यही है कि इनकी टोटल संख्या कितनी है? 9। और 9वां जो वर्ग है उसमें मुख्य रूप से किसे रखा गया है भाई? अक्रिय गैसों को रखा गया है। इतनी बात क्लियर है। अब अगला देखते हैं, देखो जितने भी वर्ग हैं उनमें 8वें को और 9वें को, 8वें को और 9वें को छोड़कर शेष जितने भी वर्ग हैं उनमें से प्रत्येक को 2-2 वर्गों में बांटा गया है। सही है? यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 6 और 7 इन सभी वर्गों को 2-2 वर्गों में बांटा गया है। कितने कितने वर्गों में? 2-2 वर्गों में, जिन्हें उपवर्ग, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी के नाम से जानते हैं। देखो मैं यहां पर समझाता भी हूं आपको कि ये पहला वर्ग है तो ए और बी लिखा है, इसका मतलब है उपवर्ग ए, उपवर्ग बी, और 2 प्रकार से चल रहे हैं ये। देखो मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको कि एक तो ये वाली सीरीज चल रही है इसी वर्ग में, सही है, और एक दूसरी वाली ये हो गई, तो ये ए हो गई, ये बी। इसी प्रकार से आप आगे भी जा सकते हैं, ये ए वाली सीरीज हो गई इधर को और ये हो गई आपकी बी वाली सीरीज। तो आप समझ गए भाई कि जितने भी वर्ग हैं उनमें 8वें और 9वें को छोड़कर प्रत्येक वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है, जिन्हें उपवर्ग ए और उपवर्ग बी के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर है। अगली बात आप लिखें कि प्रत्येक वर्ग में केवल उन्हीं तत्वों को रखा गया है जिनके गुण आपस में समान होते हैं, और दूसरे वर्गों में केवल उन्हीं तत्वों को रखा गया है जिनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये अगली बात हो गई। अब ध्यान से समझेंगे, देखो
एक ही वर्ग में इन्होंने तत्वों को तो रख दिया, लेकिन वास्तव में मूल रूप से जो गुण होते हैं एक समान, वो उपवर्ग के होते हैं। यानी कि वर्ग तो एक है, लेकिन उपवर्ग ए और बी के अधिकांश गुण एक समान नहीं हैं, अपितु उपवर्ग ए में जितने भी तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सभी के गुण तो एक जैसे हैं, लेकिन कॉपर, चांदी और सोना, इनके गुण इनके जैसे नहीं है। तो आप याद रखेंगे, एक ही वर्ग में उन्हीं तत्वों को रखा गया है जिनके गुण एक समान होते हैं, अपितु वास्तव में एक समान गुण एक ही उपवर्ग में उपस्थित तत्वों के होते हैं, एक ही उपवर्ग में उपस्थित तत्वों के होते हैं। क्लियर है? और याद रखेंगे, एक ही उपवर्ग में उपस्थित तत्वों को, एक ही उपवर्ग में उपस्थित तत्वों को एक ही परिवार के तत्व कहा जाता है, एक ही फैमिली के तत्व या एलिमेंट कहा जाता है। जैसे जब आप उपवर्ग ए को देखेंगे, मतलब पहले वर्ग के उपवर्ग ए को देखेंगे, तो इसे क्षार धातु कहा जाता है। यानी कि इसमें जितने भी तत्व आते हैं, किसे छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर, उन सभी को क्षार धातु कहते हैं। क्लियर है? जैसे अगला आप देखेंगे, कॉपर, सिल्वर और सोना, कॉपर, सिल्वर और सोना, ये जितने भी हैं, यानी कि ये किसमें हैं? फर्स्ट वर्ग के उपवर्ग किसमें? बी में। तो इन्हें मुद्रा धातु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुद्रा धातु के नाम से जाना जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, दूसरे वर्ग के उपवर्ग ए के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से एक ही उपवर्ग में उपस्थित तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? एक फैमिली के नाम से जाना जाता है। जैसे आप यहां पर भी देख सकते हैं, इसमें वर्ग 8 में जो बी है, वर्ग 8 में उपवर्ग बी में हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी तत्व हैं, उन्हें हेलोजन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? हेलोजन। और ये जो नौवां वर्ग है, जिसे शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं, उसके तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? अक्रिय गैस या निष्क्रिय तत्वों के नाम से जानते हैं। तो एक ही उपवर्ग में उपस्थित तत्वों को एक विशेष परिवार के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर है? अब देखो, हमने 7 तक तो पढ़ लिए भाई, सही है। इसके बाद 8वें और 9वें में क्या कंडीशन है? तो 8वें वर्ग में तत्वों के 3-3 उपवर्ग हैं। 8वें वर्ग में तत्वों के 3-3 उपवर्ग हैं। जैसे आपने ये लिख लिया होगा, देखो, तो जैसे आपको एक Fe वाली सीरीज दिखाई दे रही है, एक कोबाल्ट वाली सीरीज दिखाई दे रही है और एक निकेल वाली। तो ये पूछा जाता है कि एक ही वर्ग में 3-3 उपवर्ग की सीरीज किस वर्ग में है? तो 8वें में। क्लियर है? इसके बाद जब आप 9वां वर्ग देखेंगे, तो 9वें वर्ग को वर्ग 9 नहीं कहा जाता, शून्य वर्ग कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? शून्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। शून्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें, शून्य वर्ग मुख्य रूप से किसे कहा जाता है? 0 वर्ग को। इतना क्लियर है? अगला देखो और क्या पूछा जाता है। अगला आपसे ये पूछा है, अगला क्वेश्चन ये होता है, या अगला पॉइंट कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला तत्व, ये क्या कहला रहे थे भाई? क्षार धातु। तो प्रत्येक वर्ग का पहला तत्व क्या होगा? क्षार धातु। और अंतिम तत्व क्या होगा? अक्रिय गैस। प्रत्येक वर्ग का पहला तत्व क्षार धातु और अंतिम तत्व क्या होगा? अक्रिय गैस। केवल पहले वर्ग को छोड़कर, पहले वर्ग में यह कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, उसमें हाइड्रोजन को रखा गया है पहले आवर्त में। तो याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है और अंतिम तत्व अक्रिय गैस, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी इस आवर्त सारणी की। तो आप क्लियर कर पा रहे होंगे। तो अगला हेडिंग आप लिख सकते हैं, इसके लक्षण हमने पढ़ लिए। अब इसके लाभ क्या हुए, हमें इसके लाभ क्या हुए, तो इससे होने वाले प्रॉफिट और लिख ले भाई।
सबसे पहला प्रॉफिट तो यही हुआ जो हमने पहले, प्रॉफिट लगभग नहीं पूछे जाते भाई, आप लिखने को लिख सकते हैं। पहला प्रॉफिट यही हुआ कि इनका अध्ययन कैसा हो गया भाई, इनका अध्ययन सरल हो गया और क्रमबद्ध, सरल हो गया और क्रमबद्ध, पहला ये लाभ हुआ। दूसरा, सही परमाणु भार का निर्धारण करने में, परमाणु भार का निर्धारण करने में हमें प्रॉफिट हुआ। तीसरा और प्रॉफिट हुआ एक कि संयोजकता, देखो संयोजकता को अभी नहीं पढ़ रहे, अगले वाले वीडियो में जब हम दीर्घाकार आवर्त सारणी जो वर्तमान में है उसमें बताएंगे। तो संयोजकता को सही निर्धारित करने में हमें लाभ हुआ। और अगला देखो और क्या लाभ हुआ, जो रिक्त स्थान मूल आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने छोड़ दिए थे, जो रिक्त स्थान मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी में छोड़ दिए थे, उन सभी तत्वों की खोज की जा चुकी थी, जैसे स्केल नियम। तो नई तत्वों की खोजों के लिए भी इससे प्रेरणा मिली और इस समय तक लगभग 117 तत्व खोज लिए गए थे, यानी कि अब तक, और मूल रूप से इन सभी को आवर्त सारणी में व्यवस्थित कर दिया गया था। तो ये कुछ इसके प्रमुख लाभ हैं। अब इसके कुछ प्रमुख दोष हम पढ़ लेते हैं, वहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखेंगे, हेडिंग आप लिख सकते हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी, उसके प्रमुख दोष, उसके प्रमुख दोष। तो इसके प्रमुख सबसे पहला दोष तो यही होता है कि इसमें भी तत्वों के एक ही वर्ग में दो उपवर्ग बनाए गए, इनमें इसके गुण अलग थे और इसके गुणों में असमानता, यानी कि अलग अलग प्रकार के तत्व एक ही वर्ग में रख दिए, ये सबसे बड़ा दोष था। दूसरा कि ये हाइड्रोजन के स्थान का निर्धारण नहीं कर पाए। देखो पहले वर्ग में भी रखा है, पहले वर्ग के पहले उपवर्ग में, और यहां पर पहले वर्ग के बी उपवर्ग में, सातवें वर्ग के बी उपवर्ग में भी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का स्थान सही निर्धारित ना होना, यह दूसरा इसका दोष है। हाइड्रोजन का स्थान सही निर्धारित ना होना इसका अगला दोष था। और इससे अगला दोष देख सकते हैं, जो लैंथेनाइड एलिमेंट थे और जो एक्टिनाइड श्रेणी थी, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज का आवर्त सारणी में ना होना, या लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के लिए आवर्त सारणी में एक उचित स्थान ना होना, यह भी इसका प्रमुख दोष था। और भी बहुत सारे दोष देख सकते हैं। देखो अलग अलग प्रकार के, यानी कि अलग अलग गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया, जबकि भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में, और एक समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में इन्होंने व्यवस्थित कर दिया। तो ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती भाई, तो पढ़नी भी व्यर्थ है। तो इस आवर्त सारणी के वीडियो को अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, तो अगली जो हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान आवर्त सारणी, वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। अगर आपको कुछ बातें नहीं समझ में आई हो तो दोबारा इसे रिकॉल करके देखें भाई, और अगर कोई बात और फिर भी समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करें और ऑल के बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।